नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिज़र्व अकेडमी पर। और आज जैसा कि अपन की ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीटीआर के, जहां डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और इसी के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जिसे अपन बोलते हैं, तो आज हमें इस वीडियो में उसी के सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स का जो यूनिट 3 है, वो यूनिट 3 अपन को देखना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें ये सारे टॉपिक आज अपन यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, ज़्यादा अपन डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे इनके, पर फिर भी आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती है। इनके ऊपर थ्योरी आप लिख पाएंगे और इनके ऊपर कोई अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप बता पाएंगे कि ये क्या है। बेसिक मीनिंग, फिजिकल फील्ड, ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ईएमएफ, कॉमन एक्रोनिम है उसका, मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ईएमएफ। ये ई, एम और एफ। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है किसके द्वारा, या तो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। जैसे कि हमारी बैटरीज होती हैं, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जितनी भी बैटरीज आपने देखी हो, वो सब क्या है, ईएमएफ सोर्स है। या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो लगातार चेंज हो रही हो, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से या किसी केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो जनरेटर और बैटरी हैं, बेसिकली ये क्या काम आते हैं, ये कन्वर्जन के काम आते हैं। कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे अगर मैं जनरेटर की बात करूं तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी जो है अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो कन्वर्जन करने के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ईएमएफ। ठीक है, तो इससे होता क्या है, बेसिकली जनरेटर ले लो चाहे बैटरी ले लो, एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। इन दो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा क्या है, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, बेसिकली ये वर्क डन है। वर्क डन है किस पर, एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ये पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए, जैसे ये एक बैटरी में बना लेता हूं, इसका ये एक टर्मिनल है, इसका ये एक दूसरा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के, अब अगर मैं इसके अंदर सिंगल सिंगल प्लेट मान लूं, वैसे तो मल्टीपल प्लेट सिस्टम होता है किसी भी बैटरी में, छोटी लो चाहे बड़ी लो, तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको अपन ने इस पर डाल दिया। यहां से यहां तक इसको डालने के लिए कुछ इस पे काम करना पड़ा होगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन को यहां से एटम में से निकाल के और इस रोड पे या इस टर्मिनल पे पहुंचाना है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ वर्क डन होगा इसमें, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वो वर्क डन बेसिकली एक बैटरी में किसने किया है, केमिकल रिएक्शन ने। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी से वर्क डन हुआ है, और वो वर्क डन जो है वही बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके रूप में। अब इसको दूसरी तरीके से भी आप ये समझ सकते हैं कि इस बैटरी को अगर मैं किसी सर्किट में कनेक्ट करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्लो करा के यहां पहुंचाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो यानी करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में अपन करंट मान लेते हैं ना। करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, अभी आगे भी अपन देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक फ्लो कराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां फ्लो कराने के लिए इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन ऑन ए यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सिंबल है वो इससे डिनोट किया जाता है। आप बोलेंगे सर ईएमएफ क्या था फिर, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ईएमएफ एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका जो सिंबल है इक्वेशंस में जो यूज होता है वो इस तरीके से ई लिखा जाता है। कहीं पे आपको कैपिटल ई भी मिल जाएगा, कहीं पे ई स्मॉल ई भी मिल जाएगा। अलग अलग किताबें, अलग अलग कन्वेंशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है, जहां भी है ई बराबर ईएमएफ। आप बोलेंगे सर ई से तो एनर्जी भी होता है।
अब तो भैया क्या है कि एनर्जी भी ई से ही है, ईएमएफ भी ई से ही है, पर वो स्टैंडर्ड सिंबल जो है उसको फॉलो करो या इक्वेशन से पहचानो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें वी जो है अपना, वो वी क्या है, वोल्टेज ऑफ द सेल, आई क्या है जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और आर क्या है जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं एक सिंपल सा एक सर्किट बना दूं आपके लिए, ये एक मैंने एक बैटरी और बल्ब का इस्तेमाल करके एक सर्किट बना दिया, तो इसका जो वोल्टेज है वी और इसमें जो रेजिस्टेंस है आर। अब ये तो रेजिस्टेंस मैंने आर क्या देखो बाहर बना दिया, पर यही रेजिस्टेंस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता था। सर्किट थ्योरी पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। और अगर मैं यहां पर एक मान लो शॉर्ट सर्किट कर देता हूं, और शॉर्ट सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है, मान लो आई फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये वी इसका वोल्टेज है बैटरी का। तो इस बैटरी का क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो इस पूरे सोर्स का ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो ईएमएफ हो जाएगा ये। एक तो आप ये वोल्टेज जो इस बैटरी का है वो जोड़ लो, प्लस इस करंट के फ्लो होने की वजह से जो इस आर में ड्रॉप हुआ आई आर वो जोड़ लो, ये टोटल अपने को क्या दे देगा, ईएमएफ। ठीक है। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट करने से तो इतना करंट फ्लो होगा, जल जाएगी। अब बिल्कुल जल जाएगी, पर अगर हमको ऐसा सतुना, ऐसा कोई अरेंजमेंट कर सकें कि ये जले भी ना, शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, और ये करंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही फ्लो हो, हम कुछ ऐसा कर सकें अगर, तो ये इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी, और यही ईएमएफ है। ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, तो यहां पर हम कोई ना कोई लोड लगाएंगे, उस लोड का कैलकुलेशन साथ में करते हुए फिर अपन ईएमएफ निकाल सकते हैं चाहे तो। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की होती है वोल्ट, डिनोट की जाती है वी से। अब आप बोलोगे कि सर पहले आपने बताया ईएमएफ, फिर आपने बताया ई, अब आप बोल रहे हो वी। तो भैयाओं ये तो क्या है, उसकी एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म। ये उसका सिंबल है और ये उसकी यूनिट का सिंबल है। देख रहे हो मजेदार बात। यूनिट क्योंकि वोल्ट में ही नापी जाएगी, वो बेसिकली पोटेंशियल ही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी, तो पोटेंशियल को हम वोल्ट में ही नापते हैं, वोल्ट में ही उसकी रीडिंग बताते हैं, तो उसकी यूनिट वी में बताई जाएगी। ठीक है। ईएमएफ क्या है, अगर न्यूमेरिकली अब इसको समझें तो नंबर ऑफ जूल्स, जूल्स मतलब एनर्जी, नंबर ऑफ जूल्स कितने दिए गए सोर्स के द्वारा एक कूलाम चार्ज को सर्किट में मूव करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जूल्स पर कूलाम, कितने जूल एनर्जी आपने दी गई और कितना कूलाम सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ, ये हमारा क्या निकल के आता है, ईएमएफ। या इसको आप यूं समझ सकते हैं कि टू इनेबल ए यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव अक्रॉस द सर्किट, जो कितने जूल्स एनर्जी दी गई पर कूलाम, एक कूलाम चार्ज को, ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज पूरे सर्किट में घूम सके, वो एनर्जी को उस कूलाम से डिवाइड कर दो तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा बैटरी का। ठीक है। तो आपको अब थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी कि ईएमएफ क्या है। बेसिकली ये सोर्स के द्वारा बनाई गई चीज है, ये सबसे इनिशियल स्टेज है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब सारी चीजें जो करंट फ्लो होना, फ्लक्स बनना, पोटेंशियल डिफरेंस होना, पोटेंशियल ड्रॉप होना, पावर, एनर्जी, सब इसके बाद आएगा। सबसे पहली चीज क्या है, ईएमएफ। क्योंकि ये ईएमएफ जो है ये कन्वर्जन से बनी है, चाहे वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी से अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ हो। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टर्म आता है हमारे सामने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली पोटेंशियल ईएमएफ तो एक सोर्स के अक्रॉस कितना वी है और उसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर, आई फ्लो करेगा, तो ई बराबर वी प्लस आई आर हम ऐसे निकाल लेंगे। और किसी लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, इस आई के इसके थ्रू फ्लो होने की वजह से जो यहां वोल्टेज था V1 और जो यहां वोल्टेज है V2, इस V1 से V2 में कितना ड्रॉप आया, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी यहां इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2।
पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी डिसिपिएटेड इन ए कॉम्पोनेंट व्हेन ए यूनिट चार्ज पास थ्रू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो किसी कंपोनेंट में डिसिपिएट हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। जबकि ईएमएफ क्या है? ईएमएफ वो एनर्जी है या वो वर्क डन है किसी यूनिट चार्ज पर जिससे कि वो यूनिट चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो हुआ। ठीक है, ईएमएफ तो कांस्टेंट रहता है भले ही आर कुछ भी हो। उदाहरण के तौर पर अगर इसी सर्किट में मैं यहाँ पर आर एक रेजिस्टेंस लगा दूं, तब भी यहाँ जो ईएमएफ जनरेट होगा इस टोटल बैटरी का, वो ईएमएफ तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो ईएमएफ बन रहा है ये तो केमिकल रिएक्शन से बन रहा है। जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, तो यहाँ बनने वाला ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा। पर अगर इस आर को मैं वेरी करूंगा, इस ईएमएफ पे कोई असर पड़े ना पड़े, इस करंट पे जरूर पड़ेगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है V1 माइनस V2, वो आई इस वजह से रहा है कि आई कितना है और आर कितना है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो आई कांस्टेंट हो भी जाए तब भी आर में परिवर्तन करने से पोटेंशियल डिफरेंस में परिवर्तन आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं होता है, पर ईएमएफ कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू आर। ईएमएफ जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है सर्किट रेजिस्टेंस से, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा। और डिपेंड, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिपेंड करता है कि किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा, फॉर सेम करंट, फॉर सेम वोल्टेज सोर्स, फॉर सेम ईएमएफ सोर्स। तो ईएमएफ इज द रूट कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो ईएमएफ है ये तो क्या हो गया? रूट कॉज हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ओनली इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आप ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट पूछा जाता है। अब नेगेटिव ईएमएफ हो सकता है क्या? नेगेटिव ईएमएफ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एक इंडक्टर का उदाहरण दूं, इसमें अगर ये करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई इस डायरेक्शन में, आगे कुछ भी सर्किट हो सकता है, इसके साथ कोई भी सर्किट जुड़ा हुआ हो सकता है और उस सर्किट की वजह से मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर ये करंट डिके करता है, ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये घटता है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, एक पोटेंशियल इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस पोलरिटी का, ताकि ये इधर करंट को उतना उसी डायरेक्शन में इस करंट को सपोर्ट कर सके और ये करंट को मेंटेन रख सके। अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार इंडक्टर ऐसा ही करेगा। और अगर मान लो ये करंट आई जो है, जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये बढ़ने लगता है किसी कारण से, अगर ये करंट बढ़ता है तो ये उल्टे डायरेक्शन में पोलरिटी या ईएमएफ जनरेट करेगा। तो यानी ईएमएफ की पोलरिटी चेंज हो सकती है। तो अगर मैं इसको मान लो रेफरेंस डायरेक्शन मान लूं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव ईएमएफ हो गया। ठीक है ना? इस पोलरिटी को अगर मैंने रेफरेंस पोलरिटी मान लिया, इस पोलरिटी का ओरिएंटेशन को कि भाई ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष, ऊपर वाले के सापेक्ष नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है। अब एक टर्म और आती है अपने सामने, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। देखो, ईएमएफ एक टर्म हो गई, एक हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, एक हो गई अब टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ लोड व्हेन द सर्किट इज ऑन। किन्हीं भी दो कंपोनेंट या किसी भी लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज है। आप बोलोगे कि टर्मिनल वोल्टेज तो बैटरी के लिए भी बोलते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये एक बैटरी है 7 वोल्ट की, ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 ओम का, और मैं 2 वोल्ट की बैटरी और लगा देता हूँ यहाँ। अब सिंपल सा ओम्स लॉ मेरे को लगाना है। अगर मैं यहाँ पर करंट निकालूँ आई, ये 7 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की छोटी है, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। तो ये आई कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2/2, 5/2, 2.5 एम्पियर। ठीक है। पर इस केस में ये बैटरी जो है ये किसकी तरह काम कर रही है? लोड की तरह काम कर रही है, और ये एक सोर्स की तरह काम कर रही है।
कैसा सोर्स, ईएमएफ सोर्स। ठीक है, तो इस केस में ये भी लोड ही है, तो इसके अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी, इसके अक्रॉस कितनी पोलैरिटी होगी, क्योंकि अपन को पता है ये 2 वोल्ट की है, तो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया 2। ये आई है, आई कितना आ रहा है अपना 2.5 एम्पियर, तो 2.5 इंटू 2, यहां जो टर्मिनल वोल्टेज बनेगा वो कितना बन जाएगा 2 इंटू 2.5 5 वोल्ट। तो इस प्रकार टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए लोड जब सर्किट ऑन है। और ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी द्वारा डिलीवर किया गया है। कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी कि ईएमएफ को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट का। अगर ये ओपन सर्किट है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर इन 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, वो क्या कहलाएगा, वही ईएमएफ कहलाएगा इस बैटरी का। ठीक है, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है उसको नापने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। और जो हमारा ईएमएफ है उसको नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियोमीटर। जनरली पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ईएमएफ नापने के लिए, ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए, और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है अपना टर्मिनल वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए। तो ये अपनी सारी बात हो गई किसकी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं करंट की तरफ। करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, जब एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज, स्ट्रीम मतलब धारा बोल लो या प्रवाह बोल लो, जब एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसी धारा को करंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसी प्रवाह को, उस फ्लो को। और इसे मेजर कैसे किया जाता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, पहले यहां देखो, जैसे ये अपना ये क्रॉस सेक्शन है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके ये सारे चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं इसको। तो मैं इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल ने क्रॉस किया, इस तरीके से अपन करंट की गणना करते हैं। तो बेसिकली करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर्ड एज नेट रेट की बात आ गई यहां पे, कितने में कितना, dq/dt, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सरफेस, वो क्या कहलाता है, अपना करंट। और इसमें एक चीज और लिखी आगे, और इनटू अ कंट्रोल वॉल्यूम। अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, पर ये भी खास बात है, आजकल इसको ऐसे भी बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक क्यूब है, और इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष तो नहीं करी जाएगी बात, पर आयंस के या मॉलिक्यूल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं, तो ये कंट्रोल्ड अगर वॉल्यूम है, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चार्ज इसके अंदर भर गया, उससे भी करंट निकाला जा सकता है। बेसिकली बात यह है कि कितने टाइम में कितना चार्ज कोई एक पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस कर गया, ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और इससे कितना चार्ज फ्लो कर गया एक पर्टिकुलर टाइम में, वो अपना क्या हो जाता है, करंट की गणना हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की, वो एम्पियर में दी जाती है, जिसका सिंबल है एएमपी, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस ए सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलाम पर सेकेंड। यानी कि 1 कूलाम अगर 1 सेकंड में गुजर जाएगा, किसके थ्रू, एक सरफेस एरिया के थ्रू। ये एक अपनी सरफेस एरिया होगी, इस सरफेस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम चार्ज कितने 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा, तो करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। ए से भी डिनोट किया जाता है, या मैं इसको 1 एम्पियर भी लिख सकता हूं।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर किया जाता है एमीटर का इस्तेमाल करके, और सिंबल है ए, एम्पियर नाम है एसआई यूनिट का, और एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म है एएमपी, और सिंबल क्या डिनोट किया जाता है, ए से। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन कह सकते हैं क्या कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें ये वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा, ये करंट फ्लो कर रही है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है आर। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, वी वोल्टेज जो हमारे ईएमएफ सोर्स का वोल्टेज है, पोटेंशियल है, और रेजिस्टेंस आर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। इक्वेशन कैसे दी जाती है कि वी जो है वो बराबर होगा आई आर के। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार जो इक्वेशन आती है वो क्या कहती है कि जो जितना भी यहाँ पर सोर्स से ईएमएफ या पोटेंशियल मिल रहा है वी, वो बराबर होगा किसके, कि जो करंट फ्लो कर रहा है आई, और जितना रेजिस्टेंस है सर्किट का आर। ठीक है। बाकी सारी वही चीजें, करंट को सिंबल आई से डिनोट किया जाता है, यूनिट एम्पियर है जिसकी शॉर्ट फॉर्म एएमपी है, और जिसका सिंबल है ए। और दूसरी क्वांटिटीज को अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। और इसको चार्ज की टर्म्स में, जैसे अपन ने पीछे देखा था कि ये चार्ज कितना फ्लो कर गया, चेंज इन चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टी, तो इसी को अपन इक्वेशन फॉर्म में आई बराबर टोटल चार्ज फ्लो और टोटल टाइम कितना लिया उससे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और डायमेंशन की बात करूं तो करंट की डायमेंशन हो जाती है आई। इलेक्ट्रिक करंट जो है बड़ी ही खूबसूरत चीज है। इलेक्ट्रिक करंट से ही क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड्स, जो यूज आती है मोटर्स को चलाने में, जनरेटर्स में, इंडक्टर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में। बिना मैग्नेटिक फील्ड के चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, सब बेकार है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई है, ये बनती है इलेक्ट्रिक करंट से। और अगर ऑर्डिनरी कंडक्टर्स की बात करूं तो करंट क्या रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है जूल हीटिंग का। मतलब किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होगा तो वो करंट, क्योंकि क्या है अपन ने अभी देखा फ्लो ऑफ चार्ज है, तो जब चार्ज किसी कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है तो या तो इलेक्ट्रॉन है, किसी तरल में से फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, गैस में से फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो अभी अगर अपन कंडक्टर की बात करें तो किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जब उस कंडक्टर में फ्लो करेंगे तो वो आसपास में उस कंडक्टर में जो अंदर एटम्स हैं, लेटिस स्ट्रक्चर है, पूरा न्यूक्लियस है, पार्टिकल्स हैं, उनसे टकराएगा। ये टकराहट जो है यही क्या है, रेजिस्टेंस। और इस टकराहट से कुछ लॉस होगा, उस लॉस को ही कहा जाता है क्या, जूल हीटिंग। और इसकी वजह से दो काम हो सकते हैं, क्या बनेगा, या तो लाइट बनती है जैसे कि बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, पीले वाले बल्ब आते थे ना पहले वो, या फिर हीट बन सकती है, जैसे अपने हीटर जो होते हैं उनका काम है हीट ज्यादा बनाना, तो लाइट कम बनती है। बल्ब का काम है लाइट ज्यादा बनाना, पर हीट यहां भी बनती है। आप गर्म बल्ब को पकड़ के देख सकते हैं हाथ से, हीट का अंदाजा हो जाएगा। और अगर ये करंट टाइम वेरिंग हो जाए, मतलब समय के साथ अगर करंट बदले, जैसे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, अब ये टाइम के साथ बदल रहा है करंट, टी की इक्वेशन आ गई आई टी। तो ये टाइम के साथ बदलने वाला करंट क्या करता है, एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने टेलीकम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, सब जगह काम आती है। तो करंट की तो ये माया है, बिना करंट के कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं ओम्स लॉ पर। अभी वैसे अपन ओम्स लॉ देख चुके हैं, ओम्स लॉ की बेसिक इक्वेशन अपन ने करंट के साथ ही समझ ली थी, क्या V बराबर आई आर। पर स्टैंडर्ड जो इसका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कि वोल्टेज जो है अक्रॉस ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट जो उस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि V प्रोपोर्शनल होगा I के, प्रोवाइडेड। पर एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड क्या, कि ऑल फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू
कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा ये वी प्रोपोर्शनल होगा आई के, बशर्ते क्या है कि इसकी फिजिकल डायमेंशन जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, और ये जो आसपास जिस एम्बिएंट टेम्परेचर में है वहां का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट कंडक्टर्स में क्या होता है, करंट फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। इस तरह से आप ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। ये बेसिकली ओम्स लॉ और कुछ नहीं है, रिलेशनशिप है किस किस के बीच, इलेक्ट्रिकल करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच। तो ये आपने ये कार्टून जगह जगह देखा ही होगा, वोल्टेज जितना ज्यादा जोर लगाएगा करंट उतना ही आगे भगता जाएगा, रेजिस्टेंस भले कितना ही बड़ा हो। ठीक है ना। एक यहाँ पर अपना ओम्स लॉ ट्रायंगल भी कहा जाता है। एक किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अलग अलग इक्वेशन बनती है। जैसे आई अगर आपको निकालना है तो आई को आप छुपा लीजिए, आई को अगर मैं छुपा दूं, अगर मैं आई को छुपा दूं तो क्या बचा, वी बटे आर। इसी तरह अगर मैं आर को छुपा दूं तो क्या बचा, वी बटे आई। और अगर मैं वी को छुपा दूं तो आई इंटू आर। ठीक है, तो ये अपना हो गया ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक ये और बोला जाता है जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको बताते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये पावर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच की सारी रिलेशंस आपको बता रहा है। जैसे I बराबर क्या होता है, E बाई आर। इसी तरह से I निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट P बाई E भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो P बराबर E इंटू आई, तो I बराबर P बाई E यहाँ हो जाएगा। यानी I की इक्वेशंस I फाइंड आउट करना है तो P E R से कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। E फाइंड आउट करना है तो P I R से कैसे कर सकते हो, यहाँ पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो P E और I से कैसे कर सकते हो, यहाँ से। इसी तरह से P के लिए, पावर के लिए यहाँ से। अब इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये भी दर है, रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस टू सम अदर फॉर्म। वो मैकेनिकल भी हो सकती है, वो हीट भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जैसे कैपेसिटर्स में, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है जैसे इंडक्टर कॉइल्स में। इन सब में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो कन्वर्जन की रेट क्या है, एनर्जी रेट एट विच एनर्जी कन्वर्टेड, या मतलब आप इसको समझ सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन की दर, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म। यही हमारी क्या पावर है। अब डेफिनेशन तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, पर एक्चुअली में क्या है इसका फिजिकल मीनिंग अपन अभी समझते हैं। यूनिट पहले आप देख लीजिए, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, V और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो पावर बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई। अब V की जगह अगर मान लो मैं IR रख दूं तो P बराबर V इंटू आई है, और V पता है हमें IR है, तो V की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो इन दोनों से मिलके सिर्फ अगर मेरे को करंट और रेजिस्टेंस से निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा, I R इंटू आई, यानी I स्क्वायर R। ये I स्क्वायर R आ गया। इसी तरह से I की जगह V बाई आर रख दोगे तो V स्क्वायर बार R आ जाएगा। और जैसे अभी अपन ने देखा था ट्राइंगल, ओम्स लॉ का ट्राइंगल, ऐसे पावर ट्राइंगल भी बनता है। P अगर फाइंड आउट करना है तो V इंटू आई, I अगर फाइंड आउट करना है तो P बाई V, V अगर फाइंड आउट करना है तो P बाई आई। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, P ऊपर है I नीचे है ना, तो ये ऊपर नीचे रहेगा, I और V बगल बगल में, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का क्या नाटक था, मतलब कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई और कितने टाइम में कन्वर्ट हुई, यही हमारी क्या है, पावर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इक्वल्स द पावर ऑफ द अप्लायंस मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम द अप्लायंस इज यूज्ड। कितने पावर की अप्लायंस है और कितने टाइम तक यूज हुई,
तो टोटल एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा अपने पास। एनर्जी और पावर में ये रिलेशन है। वहां पावर की डेफिनेशन अपन ने कैसे बताई थी कि भाई कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी और फॉर्म में और कितनी देर में हो रही है, तो वो अपन को दे देता है पावर, कि भाई इतना पावर रेटिंग का, इतने वाटेज का ये इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, और यही इक्विपमेंट कितनी देर तक चलाया जा रहा है, यानी टोटल पावर कितनी है वाटेज में और कितनी देर तक इसे यूज किया गया, ये हमें दे देता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यूनिट के साथ। एनर्जी जूल्स में यूज होती है, पावर वाट्स में डाली जाती है फॉर्मूला में, और टाइम जो होता है सेकंड्स में होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या अंतर हो गया? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क बोलो एनर्जी बोलो एक ही चीज है। रेट वो दर, वो रेट यानी वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर होगी। वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम। किसके द्वारा? सोर्स के द्वारा। क्यों? टू मेंटेन ए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट। किसी सर्किट से कोई इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए जो किसी सोर्स द्वारा वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, कितना समय में, वही चीज क्या है? पावर है। वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट। जबकि अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो टोटल वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी एनर्जी तो क्या है कि टोटल कितना वर्क किया किसी सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए, पर्टिकुलर करंट को मेंटेन रखने के लिए। और पावर क्या कहलाती है कि ये जो वर्क किया ये कितनी देर तक किया, वर्क अपॉन टाइम, ये अपनी क्या पावर कहलाती है। तो ये फॉर्मूला जो भी अपन ने पीछे देखा इंटरचेंजेबल है। पावर निकालनी है तो वर्क बाय टाइम, और वर्क निकालना है तो पावर इनटू टाइम। इसकी यूनिट वाटेज में, इसकी यूनिट जूल्स में। अब आ जाते हैं अपना जो इस टॉपिक का फाइनल सब टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज में मान लेता हूं टोटल V, इसके अक्रॉस मान लेता हूं V1, इसके अक्रॉस मान लेता हूं V2 और इसके अक्रॉस मान लेता हूं V3। ठीक है, तो ये V जो है टोटल ईएमएफ जो यहां से सोर्स से मिल रहा है, ये बराबर होना चाहिए इन तीनों के सम के। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने KVL लगा दिया, तो मैंने आपको कहा नहीं ना ये KVL है, मैं तो बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि भाई आगे पढ़ेंगे KVL KCL क्या होता है, वो भी आएगा। पर ये कॉमन सेंस है कि जो टोटल वोल्टेज यहां से मिल रहा है या जो टोटल एनर्जी यहां से दी जाएगी, वो सारी की सारी एनर्जी कहां कंज्यूम होगी? इन तीनों में कंज्यूम होगी, इसके अलावा कोई लोड ही नहीं है। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आएगा वो इसके बराबर ही होना चाहिए। अब V जो क्या है, अगर मैं यहाँ मान लूं कि करंट I है, तो जो करंट I बैटरी से छोड़ा जा रहा है वही पूरा का पूरा करंट इन तीनों में जा रहा है, यानी करंट सेम है। तो I अगर बराबर है तो V की वैल्यू रखो टोटल I इंटू आर इक्विलेंट इस पूरे सर्किट का। V1 क्या है? I इंटू R1 प्लस V2 क्या है? I इंटू R2, ये इसको R3 मान लो आप ताकि कैलकुलेशन अपनी सही आ जाए, प्लस I इंटू R3। I इधर से कॉमन निकालूंगा तो ये तीनों I दोनों तरफ कट जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट की सीधे सीधे इक्वेशन आ गई अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये तीन की जगह खूब सारे 100, 150, 1000, लाख N रेजिस्टेंस भी होते तो यहाँ पर क्या आ जाता? ये फॉर्मूला आ जाता। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? जितने भी रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हुए सबको जोड़ते जाओ। इसी तरह पैरेलल में अपन देखते हैं, इन सब में क्या है? इन सब में वोल्टेज कांस्टेंट है इनके अक्रॉस V। जैसे वहां क्या करंट कांस्टेंट था, यहाँ क्या कांस्टेंट है? शंट में है तो वोल्टेज कांस्टेंट है। आप देखो ना, ये इसके दोनों टर्मिनल भी बैटरी के डायरेक्ट टच हो रहे हैं, इसके दोनों टर्मिनल भी बैटरी के डायरेक्ट टच हो रहे हैं, और सेम केस इसके साथ है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। पर यहाँ से जो अब करंट निकलेगा I, वो जाहिर सी बात है उसका कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ I1 चला गया, तो यहाँ कितना फ्लो कर रहा है? I माइनस I1, इसको मैं I2 बोल देता हूँ या I डैश बोल देता हूँ। इस I डैश में से कुछ यहाँ चला जाएगा I2, यहाँ क्या बचेगा? I डैश माइनस I2,
और इसमें जाएगा अगर I3 तो यही अपना I3 हो गया। यानी कि यहाँ से जो करंट रिलीज किया गया या सोर्स की तरफ से जो करंट आया अल्टीमेटली वो इन तीनों में बट जाएगा। कैसे बटे, बराबर बटे, कम ज़्यादा बटे, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, पर बटेगा तो इन तीनों में ही। तो मैं यहाँ आराम से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यही इक्वेशन क्या है, KCL की इक्वेशन है, किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो पीछे देखी थी उसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ लग रहा है यहाँ पर, उसको यूज करके अपन ओम्स लॉ का ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, अगर ये टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कुछ आर इक्विवेलेंट हो जाता तो आई क्या हो जाता, टोटल वोल्टेज या ईएमएफ की तरफ से जो सोर्स वोल्टेज है वी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट बराबर I1 क्या होता, जो वोल्टेज उसके अक्रॉस है डिवाइड बाय R1। I2 क्या होगा, जो वोल्टेज उसके अक्रॉस है डिवाइड बाय R2। और I3 क्या होगा, जो रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज है डिवाइड बाय R3। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके बराबर, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और यही आ रहा है यहाँ पर। अब अगर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस में आगे जोड़ता जाऊं, n टाइम्स रेजिस्टेंस जोड़ता जाऊं, तो उन सबका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे करना क्या है, 1 अपॉन ये टोटल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, यही चीज कर रखी है। तो ये अपना क्या हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन और आता है स्टार डेल्टा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा आप। माने कि यहाँ पर जो अपने रेजिस्टेंस हैं ये जैसे R21, R12 और R23, आप कह सकते हो अगर मैं सिर्फ 1 और 2 के रेस्पेक्ट में देखूं, 1 और 3 टर्मिनल के रेस्पेक्ट में देखूं, तो ये 1, 2 और ये 2, 3 आपस में सीरीज में है, और फिर ये पूरी सीरीज इसके पैरेलल में, अगर सिर्फ 1 और 2, 3 के रेस्पेक्ट में देखना है तो। पर अगर ये किसी सर्किट के अंदर तीनों ही आपस में कहीं ना कहीं किसी टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल लगा के नहीं निकाल पाओगे। फिर आपको वहां पर स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन आना चाहिए। तो वो इस प्रकार होता है, जैसे मेरे को मान लो अभी यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार जा रहे हैं, यानी डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस से अपन स्टार बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली अपन के पास डेल्टा है और अपन चाह रहे हैं कि ये R1 कितना होगा ये मुझे पता चल जाए। कैसे चलेगा, इस फॉर्मूले से। याद रखने का तरीका क्या है, R1 निकालना है ना, तो इसके अक्रॉस इससे जो आसपास के जुड़े हुए दोनों डेल्टा के रेजिस्टेंस हैं उन दोनों का तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो, और नीचे टोटल डेल्टा का सम R12 प्लस 23 प्लस 31, और ऊपर क्या है 1, 2 और 3, 1। इसी तरह से अगर मुझे R2 के लिए लिखना है तो मैं देखो अलग से लिखता हूं, R2 अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आप लोग भी अपने मन में करिए इसको। R2 के आसपास के रेजिस्टेंस क्या है, 21 और 23, तो R21 मल्टीप्लाइड R23 ऊपर आ जाएगा, 23 बोल लो या 32 बोल लो, डिवाइड बाय टोटल डेल्टा का सम R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वेशन मिल गई अपने। इसी तरह से आप ये तीसरी इक्वेशन भी समझ सकते हैं। और अगर मुझे स्टार से डेल्टा में जाना है, मेरे को दिया क्या हुआ है, स्टार दिया हुआ है, और मुझे निकालना क्या है, डेल्टा वाला ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो ये ऊपर की चीज ना होती तो ये दोनों सीरीज में ही थे, तो R1 प्लस R3 तो जुड़ने ही जुड़ने, यानी R31 अगर मुझे निकालना है तो R3 प्लस R1 तो होना ही होना है, प्लस इसका कुछ इफेक्ट और आएगा R2 का। तो वो क्या आता है, R1 और R3 को मल्टीप्लाई करो, R2 से डिवाइड करो। इसी तरह से अगर आप मान लो ये R23 रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, देखो मैं बताता हूँ, R23 निकालना है ना, तो R23 अगर ये ना होता तो R3 प्लस R2 तो आप करते सही, तो R2 प्लस R3 तो कर ही दो, प्लस R1 का इफेक्ट और निकालना है, तो R2 इंटू R3 डिवाइड बाय R1। ये देखो R23, ये इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये अपने सारे टॉपिक हो गए कवर। जो अपन का आज का टारगेट था इस वीडियो में, ईएमएफ अपन ने देखा,
पोटेंशियल डिफरेंस देखा, उसके साथ कंपैरिजन देखा, फिर अपन ने करंट देखा, साथ में ओम्स लॉ देखा, फिर पावर समझी, एनर्जी समझी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस समझा, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस को अलग अलग तरह से कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उनका क्या फॉर्मूला निकलेगा वो अपन ने देखा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वीडियोज अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।